तो एवरीवन, आज हम बात करने वाले प्लाज्मा प्रोटीन की। और ये प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पर होता है? देखो, पहले प्लाज्मा प्रोटीन से पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा कहाँ पर होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो उस प्लाज्मा में कह रहे हैं कुछ प्रोटीन होते हैं, तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया प्लाज्मा प्रोटीन। तब इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या करा था, ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था कि ब्लड को लिक्विड पार्ट में और सॉलिड पार्ट में। और लिक्विड पार्ट में क्या होता है? हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक। फिर उसका प्लाज्मा का आगे क्लासिफिकेशन किया गया तो वाटर में, कुछ सॉलिड पार्ट में। अभी सॉलिड पार्ट में कह रहा है कुछ हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे पास एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, जो कि हमारे पास ये थे, ठीक है। तो अब पता लग गया प्लाज्मा क्या है। ब्लड के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, देखो प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं, वही है। अब सीरम क्या होता है कि ब्लड में से जितनी ब्लड सेल्स होती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, इनको हटा दो और क्लोटिंग फैक्टर को, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन को, जो प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन को हटा दोगे तो आपके पास जो भी लिक्विड पोर्शन बचेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, जो कि 11th क्लास की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 3 मेन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? सीरम एल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। 3 होते हैं। देखो, टोटल जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है वो 7.3 जी पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। जी पर डेसीलीटर इतनी होती है टोटल, जिनमें से कह रहा है कि एल्बुमिन की 4.7 है, सीरम की 2.3 है, फिब्रिनोजन की 0.3 है। ये कि नॉर्मल वैल्यू है। जब भी कह रहा है कि आप टेस्ट कराते हो, जब प्लाज्मा प्रोटीन आप देखते हो, तो इसमें ये ऐसी वैल्यू कुछ लिखी होती है। अगर इनसे कोई चीज़ ज़्यादा कम होगी तो कोई डिजीज कंडीशन में होती है। ये तो नॉर्मल वैल्यू ऐसी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। देखो, यहाँ पर मैं आपको फंक्शन केवल बताऊंगा नहीं, इन फंक्शनों को समझाऊंगा भी, ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। पहला है इसमें रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब पहला प्लाज्मा प्रोटीन क्या फंक्शन बताया गया है कि वो ब्लड को कोगुलेशन करने में मदद करता है। जैसे कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? फिब्रिनोजन। भाई सीधी सी बात है, जो फिब्रिनोजन है, जब हमने कह रहा है कि अभी पिछली वाली वीडियो में रिसेंट देखी है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में फिब्रिनोजन आगे जाके फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी फिब्रिन की बहुत सारी पॉलीमर जो चेन बना लेती है, और जिससे क्या होता है, ट्रैप कर लेती है बहुत सारे ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स को, और वहाँ पर क्या हो जाता है? क्लॉट बन जाता है, जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है? फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन होता क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो इससे पता लगता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है ब्लड को कोगुलेशन करने में। दूसरा होता है कि रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी मतलब डिफेंस में कैसे काम करता है? डिफेंस में कैसे काम करेगा भाई? अगर आप ध्यान से देखो, प्लाज्मा प्रोटीन का एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन को देखो तो ग्लोबुलिन क्या? एक प्रकार की एंटीबॉडी है। कौन सी? गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, वो रोल करता है डिफेंस में। कैसे भाई? एंटीबॉडी आपको क्या करती है? एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट ही तो करती है। जो भी आपकी बॉडी में बाहर से एंटीजन आता है, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देती है वो कौन देती है? एंटीबॉडी होती है। बस यही है। तो गामा ग्लोबुलिन क्या है? एक प्रकार की एक्टिंग बॉडी होती है, एक प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, जिसको हम जो हमें प्रोवाइड कराते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इम्यून सिस्टम से जो हमारी प्रोटेक्ट मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा प्रोटेक्ट करता है। अब वो रिएक्ट किसके साथ करती है? एंटीजन के साथ। यानी एंटीबॉडी जो भी है बाहर से, देखो एंटीबॉडी क्या करती है? जो भी बाहर से जो हमारी बॉडी में एंटीजन आता है उसके साथ रिएक्ट करती है और उसको एंटीजन को मार देती है। अब एंटीजन कौन कौन से? जैसे डिप्थीरिया का हो गया, टाइफाइड का हो गया, मम्स का हो गया। ऐसा कोई भी एंटीजन जो हमारी बॉडी में आ रहा है, तो एंटीबॉडी क्या कर देगी? उसको मार देगी। तो इससे क्या पता लगता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का डिफेंस में भी काम है। देखो, दो तो नाम से ही पता लग गया फंक्शन। पहला तो ये पता लग गया कि 3 हमारे पास मेन जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन से क्या? देखो, पहले हम देखा फिब्रिनोजन। भाई फिब्रिनोजन आपने पढ़ रखा है कि इसमें कह रहा है कि ब्लड का कोगुलेशन कम करता है। ग्लोबुलिन कह रहा है कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म से, तो दूसरा भी नाम से याद हो गया। पहला फिब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन, नाम से याद हो गए 2 फंक्शन। तो तीसरा एल्बुमिन। अगर आपने एल्बुमिन भी अगर पढ़ा होगा तो एल्बुमिन क्लास 11th में ही देखा होगा कि एल्बुमिन ऑस्मेटिक प्रेशर में बैलेंस करता है। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे। पहले एक और रोल देख लेते हैं, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखो, रोल इन ट्रांसपोर्ट में क्या मैकेनिज्म? भाई ट्रांसपोर्ट में कह रहा है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या हेल्प कर सकते हैं। देखो, जो भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? एल्बुमिन हो गए, स्पेशली अल्फा ग्लोबिन और स्पेशली बीटा ग्लोबिन, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने में। अब आप सोच रहे हो भाई प्लाज्मा प्रोटीन कि किस तरह से हार्मोन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करते हो। जैसे आपकी बॉडी से जानो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो टारगेट सेल तक पहुंचना है, तो उसको कौन पहुंचाने का काम करता है? आपका प्लाज्मा प्रोटीन ही। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ब्रेन है, इस ब्रेन में कह रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ से जो हार्मोन वो रिलीज करेगी वो उस प्लाज्मा प्रोटीन किसके अंदर होता है? भाई ब्लड के अंदर होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलके, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो मतलब जो हार्मोन्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलके और ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। मान लो ये टारगेट सेल है,
और ये यहाँ पर क्या ब्लड था, तो ब्लड के थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन उस टारगेट सेल तक पहुँच जाएगा। तो इसका इस तरह से भी रोल होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करने में। मैं देखो जब इसकी थोड़ी आप मैकेनिज्म देखोगे तो इसमें पता लगेगा जो एल्बुमिन है वो हार्मोन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब जो भी कोई हार्मोन है ना वो देखो हार्मोन डायरेक्टली, कुछ तो हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। वो ब्लड में मिलने के बाद किस ब्लड में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स है वो ब्लड में मिल गए, ब्लड में मिलने के बाद कहाँ जाते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, भाई ब्लड में तो मिल गए, ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है, फिर वो उस प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन है उसके साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स करने जाए फिर उसको ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और फिर टारगेट तक पहुंच जाता है जहां भी उसको जाना होता है ब्लड के थ्रू। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म आप समझ सकते हो। फिर होता है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्लाज्मा प्रोटीन का कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, ध्यान से कोशिश करना समझने की। ये कोई बीकर है, इस बीकर में मान लो ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लड में क्या है, एक प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो इस जो प्रोटीन का कह रहा है कि इस जो लिक्विड में या इस जो ब्लड में एक अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रोटीन यहाँ भी एक प्रेशर लगा रहा होगा, यहाँ भी एक प्रेशर लगा रहा होगा, यहाँ भी, लेकिन ये प्रेशर एक लिक्विड में लगा रहा है, तो लिक्विड में लगाने की वजह से इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कहाँ लगता है, हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है, हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ। जैसे ये मान लो एक ब्लड वेसल्स हमने बनाई, एक ब्लड वेसल्स बनाई है, ठीक है, और इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 mmHg है, और यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर वो कितना है, 15 mmHg है, सॉरी 35 mmHg। तो यहाँ पर 15 गलत लिख गया है, 50 लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स का प्रेशर है वो 50 है, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है वो 25 है। तो ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा भाई, ब्लड कहाँ आएगा, जहाँ से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, यानी कि हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है, या फिर लो सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ, इस तरह भी आप बोल सकते हो, लो सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर में भाई देखो इतना तो आपने बता दिया कि प्लाज्मा प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर में काम होता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा है, इससे बॉडी को ये फ़ायदा है जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड है वो फ्लूइड एक आप दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कैपिलरी है, यहाँ पर टिश्यू है, तो इस कैपिलरी और वेसल्स, मतलब ये कैपिलरी और वेसल्स में जो टिश्यू के लेवल पे जो भी कोई फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है वो इसी की वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जो प्रेशर है ऑस्मोटिक वो कितना 35 mmHg, ठीक है, तो यहाँ का जो फ्लूइड का प्रेशर है वो कितना है 35 mmHg। और यहाँ पर जो कैपिलरी के अंदर है, ठीक है, कैपिलरी के अंदर है, जैसे यहाँ पर पोर्स होंगे कुछ, तो यहाँ पर जो कैपिलरी के अंदर प्रेशर वो 35 mmHg, तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ठीक, और यहाँ पर कितना है 25 mmHg, और यहाँ पर कितना 10 mmHg, तो यहाँ से जो ये फ्लूइड है ये बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो फ्लूइड एंटर और एग्जिट कर रहा है, तो इसमें किसकी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो इसका ये फायदा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन इज मोर देन द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्बुमिन की कंसंट्रेशन वो सब में ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एल्बुमिन कह रहा है कि नॉर्मल जो वैल्यू होती है 4.7 सब में ज़्यादा होती है उसकी। इतना हो गया। अब बात करते हैं हम रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में। देखो एसिड बेस बैलेंस में कैसा है कि कैसे प्लाज्मा प्रोटीन कह रहा है कि रोल होता है, बस इतना याद रख लेना कि प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है जिसमें कि एल्बुमिन, कौन सा हार्मोन, कौन सा प्रोटीन का, एल्बुमिन का अगर रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में काम होता है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी है। और आपको अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इस वाले पॉइंट को आप काट भी सकते हो, क्योंकि आपको हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर 7-8 पॉइंट लिख दोगे तो बहुत होगा। जरूरी नहीं है कि मैं 8 पॉइंट बता रहा हूँ तो 8 ही लिखो, 5 याद आ रहे तो 5 लिख दो, बस आपको जो याद करना है कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। फिर रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखो जैसे मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड क्या केवल लिक्विड है, तो इस ब्लड की जो विस्कोसिटी बना रहा है वो कौन बना रहा है, उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तो ये क्या कर रही है, ये ब्लड की विस्कोसिटी बना रही है प्लाज्मा प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो बनाएगा वो एल्बुमिन बनाएगा, क्योंकि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होता है वैल्यू में। तो रहता है रोल इन ESR। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ESR, ये तो आपको याद होना चाहिए हर बच्चे को। ESR का मतलब होता है आर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब भी आप एक ब्लड टेस्ट कराते हो तो इसमें ESR की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, ESR टेस्ट भी कराते हो। तो इसमें क्या होता है, आर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में कह रहा है कि जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया, एक खूनी ब्लड ले लिया आपने, तो इस ब्लड में कह रहा है कि जो RBC है वो कितनी देर बाद कह रहा है सेटल डाउन हो जाएंगी, इसको बोलते हैं ESR। अब देखो
इसमें जो ये आरबीसी हमने ली, इसमें कितनी देर में वो सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ईएसआर। और इन आरबीसी को सेटल डाउन कौन करा रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन इन क्या करा रहे हैं? आरबीसी को सेटल डाउन करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? जो आरबीसी है ना, जो रेड ब्लड सेल है, उनका क्या करा रही है? वो एक रोलेक्स फॉर्मेशन कर रही है, मतलब इस तरह से स्टैक की तरह एक दूसरे से चिपका रही है। समझ रहे बात को? मतलब ईएसआर कुछ नहीं है, ईएसआर हमारा एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में कह रहे हैं ब्लड को ले लेते हैं, और ये ब्लड कह रहा है कि नीचे आके थोड़ी में जिसकी आरबीसी होती है वो जम जाती है। किसकी वजह से? प्लाज्मा प्रोटीन की। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ये रोलेक्स फॉर्मेशन आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाती है, ठीक है। इसका इसी में कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है। देखो कितनी देर में आरसीबी नीचे जाएगी? ईएसआर ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं? हाउ क्विकली आरबीसी सेटल टू बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आरबीसी कितनी देर में सेटल हो जाएगी, वो कौन करते हैं? ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन एक्सेलरेट टेंडेंसी टू रोलेक्स फॉर्मेशन बाय द आरबीसी। देखो यहाँ पर देखो, ये हमने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब का नाम क्या है? वेस्टर्जन ट्यूब। इसमें पहले से क्या प्रेजेंट है? एंटी कोगुलेशन, ठीक है, एंटी कोगुलेशन। और यहाँ पर क्या, हमने कोई ब्लड लिया, अब ब्लड हम प्योरीफाई तो लेंगे नहीं, मतलब जो नॉर्मल ब्लड लेंगे उसमें ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर डीऑक्सीनेट कहने का मतलब ये है कि जो आप ब्लड निकालोगे वो वेन से तो निकालोगे, ऐसा तो नहीं किसी आर्टरी को काट दोगे। आर्टरी को तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि आर्टरी को काट जाओगे तो उसका खून तो आप हिसाब से बंद होगा नहीं। तो इसलिए जो आपने ब्लड लिया वो वेन से लिया, इसलिए जो ये ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आपने इस ट्यूब में लिया, अभी 0 मिनट का टाइम था, फिर 15 मिनट बाद देखा ये पूरा भरा था, अब इतना रह गया। पहले कितना ब्लड था? पूरी ट्यूब भरी हुई थी ब्लड से, ठीक है। अब ये इतनी होगी, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे जो आरबीसी है वो सेटल डाउन होने लगी। क्यों सेटल डाउन होने लगी? क्योंकि ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन इनको सेटल डाउन करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? इनमें रोलेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। रोलेक्स मतलब एक के ऊपर एक आरबीसी को चिपकाए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक आरबीसी को चिपका रहे हैं। फिर इतना रह गया और फिर इतना रह गया, धीरे धीरे क्या है, इतना रह गया। यहाँ पर रोलेक्स फॉर्मेशन हो गई है 60 मिनट के अंदर, ठीक है। ये तो होता है नॉर्मल, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे फ़ायदा क्या है? इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि अलग अलग बीमारी में ईएसआर रेट विल बी डिफरेंट टू डायग्नोस डिजीज। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो कोई डिजीज आपको लीवर की डिजीज है, यदि आपको कोई लीवर की डिजीज है और जितने भी कह रहे हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, लीवर में होता है। तो लीवर की कोई डिजीज है तो प्रोटीन बनेंगे कम। भाई ग्लोबुलिन फिब्रिनोजन भी प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी कम बनेंगे, इनका सिंथेसिस कम होगा, ठीक है, इनका सिंथेसिस कम होगा। यदि क्या कोई लीवर की डिजीज है तो होगा क्या? जो ईएसआर सेडिमेंटेशन रेट है पहले कितना आ रहा था? 60 मिनट में इस ट्यूब में आरबीसी जम रही थी, लेकिन अब 60 मिनट में वो आरसीबी ना जमकर 2 घंटे लगा देंगे, 4 घंटे लगा देंगे। ऐसा क्यों लगा रही है? क्योंकि इनके बीच के जो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अब इनका सिंथेसिस नहीं हो रहा। मतलब ब्लड में इन चीज़ों का क्या सिंथेसिस ही नहीं है, मतलब इन चीज़ की प्रेजेंट ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो ईएसआर को जमने में भी टाइम लगेगा। जब ईएसआर जमने में टाइम ले रहा है तो आप रिपोर्ट को देख के बता सकते हो कि जरूर कोई ना कोई उसकी डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। फिर आता है कि रोल ऑफ रिजर्व प्रोटीन। रोल ऑफ रिजर्व प्रोटीन, रिजर्व प्रोटीन की तरह ये है कि जैसे मान लो किसी दिन आप कह रहे हैं कि फास्टिंग रखते हो, जैसे नॉर्मली सब कोई सोमवार का रखता है, ठीक है, कोई जन्माष्टमी के रहते हैं, तो सब एक न एक दिन कोई बरती रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप कुछ खाना पीना नहीं खाते। जब खाना पीना नहीं खाते, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं मिल रहा है, तो होगा क्या? जो आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अब वो कह रहा है कि आपकी बॉडी के लिए कह रहा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगे, ठीक है। ये हमने 8 रोल देख लिए है और आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर अच्छे से समझ में आए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू गाइस।